नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर बीडी ऑफिशियल और अभी हम बीपीएससी का जो क्वेश्चन बैंक है वो कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें इससे पहले 3-4 वीडियो आ चुका है। जिसमें एक वीडियो मैंने हिस्ट्री कंप्लीट किया, फिर बिहार विशेष, भारत का राज्य व्यवस्था जो है संविधान वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया और भूगोल भी कंप्लीट कर लिया है। सबका प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। उससे क्या होगा, आपका टॉपिक वाइज पढ़ा होगा। अभी हम कंप्लीट करेंगे इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था। देखिए, पढ़ने में थोड़ा ये डिफिकल्ट होता है, पर हर सेट में देखिएगा तो 7 से लेकर 10 प्रश्न जो है वो आ रहे हैं। ये आपका 86वीं बीपीएससी का है, जिसमें 7 प्रश्न आए थे अर्थव्यवस्था का। तो एक दवाई की तरह पढ़ने में खराब भी लगे फिर भी पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि रिपीट प्रश्न होता है, तो एक बार कम से कम पूरा देख लीजिएगा। तो अर्थव्यवस्था ये 86वीं बीपीएससी है, पूरा हम कंप्लीट करेंगे। प्रश्न है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन में कर्नाटक पहले नंबर पे आता है। कर्नाटक, हालांकि प्रस्तावित है कि गुजरात में सबसे बड़ा सोलर पैनल लगेगा, लेकिन वर्तमान में कर्नाटक टॉप पे है। दूसरे स्थान पे तेलंगाना आता है, दूसरे स्थान पे तेलंगाना, फिर राजस्थान। तो कर्नाटक हो जाएगा आंसर। और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, जिसका स्थापना हुआ था 2015 में। भारत और मतलब नरेंद्र मोदी और फ्रांस के उस टाइम में जो थे एमैनुअल मैक्रोन, उन दोनों के सहयोग से ये बना हुआ था। अमेरिका इसमें जुड़ने वाला 101 नंबर का कंट्री था। आगे क्वेश्चन नंबर 68 है, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? उद्योग दिया गया एक तरफ और एक तरफ स्थान दिया गया है, कौन सा नहीं मिलता है वो बताना है। तो पहला ऑयल रिफाइनरी, ये बरौनी बिहार में ही है, ये पता ही है। ऑयल रिफाइनरी बरौनी। सीमेंट बंजारी, सीमेंट बंजारी ये भी सही है। फर्टिलाइज़र भोड़ाही, फर्टिलाइज़र भोड़ाही। आगे रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी, तो रेल के बारे में मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? खाद्य प्रबंधन का कौन सा उद्देश्य एक इसमें से नहीं है? तो पहला है खाद्यान्नों का वितरण, ये तो होगा ही। खाद्यान्नों की खरीद, खाद्य प्रबंधन का खाद्यान्नों की खरीद, ये भी है। खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव, जो गोदाम में रखा जाता है, ये भी है। निर्यात नहीं है, ठीक ना। उद्देश्य इसमें से ये है, और खाद्य सुरक्षा जो है वो भी होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर डी है। ये सारे जो आंसर हैं वो मैं जो बीपीएससी की ऑफिशियल आंसर होता है वो बता रहा हूँ। तो जो है आपको उसी को याद करना पड़ेगा। जैसे मैंने कई बार कह दिया कि पानी का पीएच कितना होता है, मैं 7 टिक करके आया हुआ था और वो गलत हो गया था, क्योंकि उधर से जो आंसर आया था उसमें यह था कि मैंने शुद्ध पानी का पीएच नहीं पूछा था। तो वो कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। तो ऐसे प्रश्न भी गलती हो जाते हैं एग्जाम में, बीपीएससी में मुख्यतः। तो जो आंसर सीट है उसको सही से फॉलो करके ही जाना है। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है? राजस्व घाटा, एक ये सिंपल सा लॉजिक है। घाटा कब होगा? जब आपका जितना इनकम है उससे अधिक खर्चा कर लीजिएगा, वो क्या हो जाता है, जितना आपको राजस्व प्राप्त होगा उससे अधिक खर्चा कर लिए, वही क्या होता है, राजस्व घाटा। तो भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं कर सकता है। मतलब हमारे पास इतना ही पैसा है, इतना भी पैसा नहीं है कि परिसंपत्ति को हम उतना कर सके, तो उसके लिए हम उधार लेते हैं, वही क्या हुआ, घाटा। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, डिफिसिएट कहते हैं। और अगर इसके अपोजिट रहा तो वही होता है बजट सरप्लस। आगे 71, वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश बना था? व्यापारिक भागीदारी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अभी इस बार चीन हो गया है। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो सबसे अधिक आया चीन में, लेकिन भारत में जो सबसे अधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया वो आया था सिंगापुर से। सिंगापुर से, दोनों चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारतमाला परियोजना में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो संबंधित है? भारतमाला परियोजना मुख्यतः किससे संबंधित है? तो है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से। सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। एक होता है सागरमाला, तो नाम से क्लियर है, सागर को जोड़ेगा इसमें। और यह है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर भारतमाला। मेनली है इसका योजना का मकसद कि जो रेलवे ट्रैफिक है ना वो रास्ते में नहीं आए,
या तो उस पर ओवरब्रिज बन जाएगा या उसके अंदर से जाएगा। यही है सागरमाला, सॉरी भारतमाला, और सागरमाला है पानी को जोड़ना। भारत में औद्योगिक, अच्छा WH1 जो है नेशनल हाईवे, मतलब W होता है ना वाटर हाईवे, वो 1 जो है वो प्रयागराज से सदिया तक जाता है, माफ़ कीजिएगा हल्दिया तक जाता है, और दूसरा जो है वो सदिया से धुबरी तक जाता है। तो पहला काफ़ी अधिक प्रश्न आता है, गंगा नदी पे है, और दूसरा जो है धुबरी वाला वो कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, उस पे है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है? ये जारी करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर सी SCO। अब नेक्स्ट जो सेट है उसमें 11 प्रश्न आए थे अर्थशास्त्र से। तो इसमें पहला प्रश्न है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स जो है ये कौन प्रकाशित करता है? तो ये करता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड, IMF। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वाशिंगटन DC में, और इसका स्थापना देखिए बहुत बुक में मिलेगा 1945, लेकिन आपको एग्जाम में टिक करना होता है 1944, क्योंकि गूगल पे आपका 1944 ही है, याद रखिएगा। और वर्तमान में इसके कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, IMF की। निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद गणना की विधि नहीं है? मतलब जो GDP है उसको मापने के क्रम में उसका यूज नहीं होता है। तो उत्पाद, कितना उत्पाद हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है और कितना खर्चा हो रहा है, यही से मापते हैं। ह्रासमान लागत विधि नहीं मापते, तो यहाँ पे इसका यूज नहीं पड़ता है GDP मापने में। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्था जारी करता है? तो वही SCO जो था, SCO सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी कार्यालय केंद्रीय वाला, तो CSO है ये, CSO यही होगा, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं इसीलिए कहा था, इससे SCO से एक प्रश्न उसमें भी आया था, इससे पहले वाले शिफ्ट में इसमें भी आ रहा, तो रिपीटेड हो रहा है, ये आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। और एक ना कोई कमेंट कर रहा था कि आप बड़े काबिल बन रहे हो, रिपीटेड प्रश्न क्यों आए। आगे 78, आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आयुष्मान सहकार योजना ये है क्या? तो ये मुख्यतः स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य के बारे में, सबको बुनियादी ढांचा स्वास्थ्य के बारे में, तो ये तो होगा ही। पूछ रहा है कौन सा नहीं है इसमें, ठीक ना। तो वित्त मंत्रालय की योजना है, ये गलत है। ये जो स्वास्थ्य मंत्रालय होता है ना उसी का है, जिसके मनसुख मंडाविया भी है, तो ये हो जाएगा, यही गलत हो गया अपना। तो ये तो सही है कि स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचों का निर्माण करेगा। दूसरा है कि यह मुख्य रूप से अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल या शिक्षा के बुनियादी ढांचे की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत एवं नवीनीकरण को शामिल करता है। यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा तैयार की गई यह योजना, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा। यहाँ पे ये तीनों जो है सही है। आगे प्रश्न पे आते हैं, भारत के बजट में किस वस्तु हेतु लेन देन कर प्रस्तुत किया गया है? जो CTT जो है वो प्रस्तुत किया गया था 2013-14 में, 2013-14। भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? भारत जेंडर बजटिंग ये शुरू किया गया था 2005-6 में। जेंडर बजटिंग, ये जेंडर बजटिंग मतलब ये नहीं है कि मेल फीमेल के लिए अलग अलग बजट, इसमें यह है कि जो महिला और पुरुष में असमानता बढ़ रही है तो उसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए, या जहाँ पे पुरुष कम पड़ रहा है उसको सशक्त करने के लिए जो आवंटित किया जाएगा धनराशि, तो उसके लिए कुछ बजट में कुछ फंड दिया जाएगा, उसे ही कहा गया जेंडर बजट। ये तो ये 2005-6 में शुरू किया गया था। PM केयर कोष के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जो PM केयर फंड हम लोग कहते हैं, तो उसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है? तो सारे कथन यहाँ पे सही है। मतलब ट्रस्टी नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति निःशुल्क रूप से कार्य करेगा। इस कोष को पूरी तरह से व्यक्ति संगठन से स्वैच्छिक योगदान देता है, हम लोग भी कर सकते हैं। इसका प्राथमिक उद्देश्य किसी भी प्रकार की आपात या संकट की स्थिति से निपटने एवं प्रभावितों को राहत प्रदान करना है, और इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है। तो मतलब बजट से आप इसमें एलोकेट नहीं कर सकते हो कि PM केयर फंड में डालेंगे, ये मेनली जनता के द्वारा संचालित होता है मुख्यतः। तो यहाँ पे ये तीनों जो है वो सही है। अच्छा इसमें नहीं है तो ये भी सही है, यानी चारों सही है। ऑप्शन नंबर ई होगा। भारत के राज्यों में 2018-19 में चावल उत्पादन में सही आरोही क्रम में चुनना है। आरोही क्रम में चावल का, तो देखिए अगर 2019-20 का हम देख लेते हैं, ठीक ना, 19-20 का डाटा अब आ चुका है। तो 19-20 में पहले स्थान पे है पश्चिम बंगाल,
पश्चिम बंगाल दिया ही नहीं है। देखिए पहले स्थान पे वेस्ट बंगाल WB लिख लेते हैं, फिर आता है उत्तर प्रदेश UP, पहले स्थान है पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पे UP, तीसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश, उसके बाद पंजाब आता है, फिर तमिलनाडु और बिहार। बिहार का स्थान छठा है। नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो नगद आरक्षित अनुपात होता है, कैश रिजर्व रेशियो CRR, इसको कम अगर कर दिया जाए, जो अभी वर्तमान में 24% के आसपास था, अब धीरे धीरे कम ही किया जा रहा है, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो पहला दिया कि बैंकों के पास अधिक तरलता का लाभ होगा, बैंकों के पास तरलता बढ़ेगी, ये तो सही है। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकता है, अर्थव्यवस्था में अधिक निवेश मिलेगा, ये भी सही है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, मुद्रा जो है वो मार्केट में अधिक आएगा जब ये कम करेगा। मतलब समझिए इस चीज़ को, क्या होता है ये कैश रिजर्व रेशियो। जैसे मान लीजिए आपको कोई बैंक खोलना है, ठीक ना, तो आपने 100 करोड़ रुपये का पूंजी लगाया, तो RBI कहेगा कि इसमें से कुछ परसेंट, जैसे मान लीजिए 25% जो हमारे पास रख दो और 75 रुपया में आप मार्केटिंग करो, राइट। अब यहाँ पे कह रहा है कि अनुपात को कम करेगा, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 75 रुपये से मार्केटिंग कर रहे हैं। अब RBI अगर नहीं, अब इसको हम कम कर देते हैं, अब हम रखेंगे 20 रुपया, आप करो 80 रुपये का मार्केटिंग, तो मार्केट में क्या हुआ, अधिक पैसा आया, राइट। तो उससे क्या होगा, मुद्रा पूर्ति बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, मार्केट में तरलता भी आएगा, सब कुछ आएगा। वास्तविक निवेश दर में घट सकती है, वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है, हाँ आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो यहाँ पे चारों जो है वो सही है, यानी ऑप्शन नंबर C यहाँ आपका सही हो गया। देखिए CRR से प्रश्न आते हैं, देखिए आगे भी आया ही होगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आते हैं CRR से, उसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो कैश रिजर्व रेशियो, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2018-19 में भारत का विदेशी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, जो भंडार था, मुद्रा भंडार, वो कुल मूल्य का क्या था, मतलब कितना रुपया था, वो आपसे एग्जैक्ट पूछा जा रहा है। तो वो था 4,12,871 मिलियन डॉलर। तो ये मतलब अगर वर्तमान की बात करें तो अब ये 600 के आसपास कहा जाता है, 600 अरब डॉलर है रफली, तो ये याद रखिएगा 600 अरब डॉलर। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा कितना है? तो यह है 10.06%। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। आगे हम नेक्स्ट सेक्शन में, इसमें भी 10 प्रश्न जो है 65वीं वाले में पूछा गया था। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का समर्थन कौन करता है? तो ये करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, और इसी के आधार पर MSP जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है गया। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर GDP से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, क्योंकि कई बार आ चुका है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? GDP से संबंधित है। और ये मुख्यतः जो 1950 से 1980 का जो टाइम था ना, उस टाइम में इस चीज़ का जिक्र किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? 1980 से लेकर 85 तक था। इसका जो थीम था या फोकस किया गया था, एकीकृत ग्रामीण विकास, एकीकृत ग्रामीण विकास। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया? अंत्योदय कार्यक्रम था राजस्थान का, राजस्थान। वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी? 5%। 5%। 2017 की बात की जा रही है। 2016 में काफ़ी अधिक था, 20% के आसपास था, माफ़ कीजिएगा 20% नहीं था, 6% था, 20% बढ़ा हुआ था। आगे वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा प्राक्षित भंडार में कितना है? वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा जो प्राक्षित भंडार है वो कितना है? ये कुल था 600 के आसपास, मैंने कहा था, तो 612 मिलियन डॉलर, तो वो था, ये सब नहीं था। इसे काफ़ी अधिक तो 17-18 में ही हो गया था, 4 लाख के आसपास हो गया था। आगे प्रश्न पे आते हैं। तो यहाँ पे आंसर ही था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष, याद रखिएगा 6 से स्टार्ट होगा, ठीक ना, आपका आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नाबार्ड नहीं है, प्रत्यक्ष तौर पे वो नहीं देता नाबार्ड। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? 1982, 12 जुलाई को, 12 जुलाई। और जो कमेटी था स्वाम एस से नाम था कुछ, याद रखिएगा, अगर पता हो तो
एस से नाम था, ठीक ना, स्वामीनाथन था या कुछ ऐसे, स्वामीनाथन नहीं था, एस से ही लेकिन नाम था। और किसी को पता हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं तो मुझे याद आ जाएगा तो मैं ही बता दूंगा, अभी याद नहीं आ रहा। एपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? एपीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह कितना रुपया दिया जाएगा? 3000 रुपया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेरे से एनटीपीसी में पूछा गया था। 3000 रुपया माह। और जो किसानों को 6000 रुपया मिलेगा वर्ष में, वो कितने किस्त में मिलेगा? तो 3 किस्त में मिलेगा, वो भी 2-2 हज़ार करके। आगे क्वेश्चन नंबर 83 है, समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे सारे उद्देश्य उनके बारे में सही है। समुदाय विकास के बारे में शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ करना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, राजनीतिक प्रशिक्षण, योजना बनाने में गांवों की सहायता करना। तो ये सारे यहाँ पे सही है, आंसर फिर भी ई है। आगे 65 वाले का जो और एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें 9 प्रश्न आए थे इकोनॉमिक्स से। भारत को 2024-25 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जीडीपी विकास दर 8% रहना है। 8% रहता तभी हो पाता, लेकिन कोरोना आके सत्यानाश कर दिया। बजट 2019-20 में घोषित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य क्या है? श्रम योगी मानधन योजना, इसका लक्ष्य कितना है? यह है बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए, आज ही मैं जिक्र कर रहा था कि आपको करंट कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो मैंने कहा था आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना याद करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं, मैं समझ के पूरा देख के बता रहा हूँ कि बिहार का एग्ज़ाम है, लेकिन बिहार का योजना अधिक नहीं आ रहा है। अभी तक मैंने जितना किया कम से कम 5 से 6 से, जैसे सागरमाला हो गया, प्रधानमंत्री का वो पेंशन वाला हो गया, बहुत सारा योजना आया है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना है, आप लोग देख रहे हो। तो आपको भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पढ़ के जाना है, ठीक ना, वो इंपॉर्टेंट है। आप स्टेट का भी पढ़ लो, वो सही है, पर सेंट्रल को नहीं छोड़ना है। तो यह है बेरोजगार युवा को भत्ता देने के लिए था प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। बौना उद्यम, जो कि 100 से कम जो लोग हैं वो प्रतिष्ठान का भारत में 2018-19 में सेवा योजन और उत्पादकता में कितना प्रतिशत योगदान था? तो ये था 14% और 8%। सेवा योजना में 14% और उत्पादकता में 8%। ऑप्शन नंबर ए। वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत का कितना प्रतिशत ग्रामीण परिवार शौचालय तक पहुंच वाला एवं उसका व्यवहार करता हुआ पाया गया? तो 99% हो गया। और सबसे पहला स्टेट जो ओपन डेफिकेशन फ्री बना, मतलब वही होता है, शौचालय में जाता है सब, बाहर नहीं जाता, तो वो था सिक्किम। सिक्किम बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है, या प्रेम ढोला उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में कुल बिजली, आगे प्रश्न है, भारत में कुल बिजली उत्पादन का जो नवीनीकरणीय ऊर्जा है वो 2024-25 में 6% था। 18-19 में ये बढ़कर कितना हो गया? देखो 20% के आसपास चला गया है। तो आंसर इसमें से कोई नहीं होगा। अभी एडजेक्ट बात करें तो वो है आपका 21.12%। तो इतना हो गया, 20% से ऊपर ही है, ठीक ना। 2017-18 में भारत में जीडीपी की विकास दर 7.2% से घटकर 18-19 में कितना प्रतिशत रह गया था? तो ये 6.8%। ये देखिए, आपको नया वाला बजट देख के जाना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में 3 से 4 प्रश्न बजट के ही आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। तो बजट पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स आसान हो जाएगा। भारत में 2017-18 में स्थिर या निश्चित निवेश की विकास दर कितने प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 10% हुआ था? तो ये हुआ था 9.3 से बढ़कर। ऑप्शन नंबर बी। भारत के रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार निर्यात विकास दर अप्रैल-जुलाई 19 में 18 से उसी समय, मतलब पिछले साल की तुलना में कितना प्रतिशत घटा है? तो हालांकि अब तो ये बढ़ ही गया फिर से, पर उस टाइम 8.5% घटा हुआ था। अगस्त 2019 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों की तरलता और उधार व्यवस्था के सुधार के लिए कितना मूलधन डालने की घोषणा की है? ये 70,000 करोड़। 70,000 करोड़। 64 वाले में 18 प्रश्न आया हुआ था इकोनॉमिक्स से। प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना प्रतिशत था? 31%। 31%। बिहार में ये प्रतिशत 12% के आसपास है। भारत सरकार की नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, नीति आयोग का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। तो यह नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसके प्रधानमंत्री हेड होते हैं और अमिताभ चौधरी वो उसके सीईओ हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और सहायक क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया था? 4% रखा गया था, 4%। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? मेक इन इंडिया ये 2014 में था और इसका उद्देश्य था, सारे सही है, जैसे कि उत्पाद को प्रतियोगी बनाना, कंपटीशन बढ़ाना, विनिर्माण की लागत को कम करना, लाल फीताशाही को हटाना और नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना। तो ये सब था मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का पहल। निम्नलिखित या टारगेट कह सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है? औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहक के तौर पे नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक ना। जैसे कि मेक इन इंडिया, क्योंकि ये सब क्या करता है? प्रोत्साहित करता है, यहाँ पे बेचारा नहीं करता है। तो मेक इन इंडिया प्रोत्साहित करता है, स्टार्टअप इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिजिटल इंडिया, ये सब विकास करने के लिए ही तो किया गया है ना। पूरा एक योजना है जिसका फुल फॉर्म था ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधा प्रदान करना। अगर इंग्लिश में इसको करें तो प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया। ये एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था कि अगर गांव के लोग शहर में आ रहे हैं तो इसका उद्देश्य ये नहीं होगा था कि आप शहर को डेवलप करो, इससे अच्छा है कि गांव को डेवलप कर लो, पूरा देश भी डेवलप हो जाएगा। तो ये एपीजे अब्दुल कलाम का था। आप ये कोट कहीं लिख भी सकते हो, काफ़ी अच्छा होता है ये, तो याद रख लो इस चीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनगणना 2011 के अनुसार महिला का साक्षरता ये 64% था, 64, और पुरुष का हो गया था 80, कुल 73 था। यहाँ पे आंसर बन जाएगा ये। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? स्वयं सेवा ये था मोहम्मद यूनुस का, मोहम्मद यूनुस। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? कृषि उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता, तो कुशल सिंचाई सही है, कीटनाशकों का प्रयोग यह भी सही है, गुणवत्तापूर्ण बीज और उर्वरकों का प्रयोग सब सही है। बहुत अधिक तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो कीटनाशक का प्रयोग, लेकिन फिर भी 3 सही है, तो आंसर बनेगा ई। निम्नलिखित में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? मनरेगा का उद्देश्य क्या है? ग्रामीणों की आय बढ़ाना, मुख्यतः यही है, ग्रामीणों की आय बढ़ाना। और कुछ और भी है? नहीं, यहाँ तक तो यही सही लग रहा। परिसंपत्तियों का निर्माण, मनरेगा होता है मेनली जो गांव में मजदूर हैं उनको रोजगार और सही उचित मूल्य प्रोवाइड करवाना, ठीक ना। और इसमें 100 दिन का रोजगार होता है, तो यहाँ पे ग्रामीण आय को बढ़ाना ये एक उद्देश्य हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय बजट 2017-18 के अभिष्ट उद्देश्यों को सम्मिलित नहीं करता है? तो यह भारत को शिक्षित करना ये शामिल नहीं करेगा, क्योंकि ये तो अच्छा ही होगा ना। संघीय बजट के उद्देश्य को शामिल नहीं करते, जबकि रूपांतरित करना, स्वच्छ करना, ऊर्जावान बनना ये सब है। तो आंसर यहाँ पे क्या बन रहा है? सी। अगर आप बात करो ये अभिष्ट उद्देश्य क्या सब है, तो इसको TEC इंडिया कहा जाता है। TEC, टी से ट्रांसफॉर्मिंग, ई से मतलब इनर्जिंग, जो एनर्जी होता है वो, और फिर सी से क्लीन टाइप का, ठीक ना। तो ये 3 चीज़ है, एजुकेशन इसमें नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर में हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? हरित क्रांति 67-68 में हरित क्रांति आया था, मुख्यतः 60 के दशक में कहा जाता है इसीलिए। और ये बीज उर्वरक और मेनली जल तकनीक भी जोड़ा जाता है, तो बीज उर्वरक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो वह है बिहार। सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? 918। निम्नलिखित आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए? 2006-07 के लिए, 2006-07 के लिए। बिहार में अप्रैल से लेकर जून 2018 के दौरान किस क्षेत्रक में सर्वाधिक FDI इक्विटी अंतः प्रभाव को आकर्षित किया? सेवा क्षेत्र में, टर्सरी सेक्टर, सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? कितने लोग एजुकेशन मतलब ये कृषि में इन्वॉल्व है? 70%। बिहार राज्य में वर्ष 16-17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या था? आर्थिक विकास दर इस बार था 10.3%, और फिर आगे 10.5%, 19 वाले में 11% चला गया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सही है। आगे 63वां, इसमें 12 प्रश्न आए थे इकोनॉमिक्स से। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना
में एक समस्या है। किस टाइप की समस्या है? असंगठित क्षेत्र का, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो पकौड़ा बेचने वाली बात होती है वही वाला। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर की बैठक है। इसका नाम क्या है? कृषि और ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। कृषि और, जिसको नाबार्ड कहते हैं मुख्यतः, जिसका स्थापना भी पढ़े थे, जुलाई में हुआ था। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत कितना भाग है? यह 42%। 42%, ऑप्शन नंबर डी। भारत के किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह अधिक है, यह है सेवा क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है? 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से कम, ऑप्शन नंबर डी। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, वैश्वीकरण में कौन सा सम्मिलित नहीं होता है? तो आयात शुल्क में कमी ये है, जो डंपिंग ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी कम करेगा। आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन, ये भी सही है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुक्त प्रवाह, ये भी सही है। सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तीनों जो है वैश्वीकरण, जो ग्लोबलाइजेशन होता है उसके बारे में सही है। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब लागू किया गया था? ये 2005 में किया गया था, 2005। क्वेश्चन नंबर 88 है, शब्द संक्षेप ट्रिम्स, TRIMS का फुल फॉर्म में लिख क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, इन व्यापार संबंधी निवेश उपाय। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था, 1 जनवरी 2015। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 4-5 को बदलकर कौन सा वर्ष कर दिया है? 11-12 कर दिया, 11-12 थोक कीमत सूचकांक को। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला था नोबेल प्राइज, सबको याद ही है ये। तो ये सक्षमता उपागम से, सक्षमता उपागम से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। इनको 1998 में मिला था कल्याणकारी अर्थशास्त्री के रूप में नोबेल प्राइज। आगे गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? गुल्लक बच्चा बैंक ये मिलेगा पटना में, पटना। आगे ये 62वां है, इसमें 8 प्रश्न आए थे इकोनॉमिक्स से। निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो आयात प्रतिष्ठान नीति को बढ़ाने तो सही है। रुपयों का अवमूल्यन, ये बिल्कुल सही है। आयातों पर अधिक कर लगाना, ये भी सही है। निर्यात पर अधिक कर लगाना, ये गलत हो जाएगा भुगतान संतुलन के लिए, ऑप्शन नंबर डी। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू होता है? सेवा कर ये होता है चलैया समिति से, चलैया समिति का था ये, राजा चलैया समिति। सेवा कर किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? BK-RV राव, BK-RV राव। ये 67-68 में दादा नेरोजी के टाइम में ये आया हुआ था। राष्ट्रीय जनगणना भी उन्हीं के टाइम में हुआ, दादा नेरोजी के टाइम में, इसी टाइम में ये भी हुआ था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? मतलब कौन वो बनाया था मेनली? तो वो था होराल्ड होमर। द्वितीय वाले के थे महालोनविस। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्य द्वारा एकत्रित और आवंटित किया जाता है? ये करे स्टाम्प शुल्क, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्टाम्प शुल्क जाता है राज्य सरकार के पास। बैंक दर का आशय क्या है? जो बैंक रेट होता है इसका आशय क्या है? तो ये मेनली होता है जो केंद्रीय बैंक होता है ना, जो मतलब रिजर्व बैंक है, वो जो कर लेता है बैंक से, वो तो केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली अधिकारी ब्याज दर, तो ये होता है बैंक दर। इसको कहते हैं बेस रेट। इससे कम रेट पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, लोन वोन कुछ नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों में विदेशी की बजाय रुपये से पैसा जुटा सकते हैं? ये कर सकता है मसाला बॉन्ड, मसाला बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बताता है और ये कौन प्रकाशित करता है? ये करता है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, जिसका स्थापना 1945 हुई, लेकिन 1944 टिक करना पड़ता है। तो इसके बाद जो इकोनॉमिक्स का है वो उसमें 4 ऑप्शन आता है, तो उसको हम इसमें छोड़ रहे हैं क्योंकि एक तो पुराना वाला हो जाएगा, बहुत पुराना बजट से प्रश्न है, तो उसको मैं इसमें छोड़ दे रहे हैं, ठीक ना। साइंस वाले में फिर पूरा कंप्लीट करेंगे। सेशन अगर अच्छा आपको लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अब कुछ ही पार्ट बचा हुआ है समसामयिकी और साइंस, तो वो कंप्लीट कर देंगे। फिर आप लोग कहोगे तो मैथ भी कंप्लीट कर देंगे। तो सेशन अच्छा लगा हो मेरे भाई तो लाइक एंड शेयर जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।